हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन्स को कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और उनको अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात करें आयरन सल्फर प्रोटीन्स के बारे में, तो ये नॉन हेम आयरन प्रोटीन्स होते हैं। नॉन हेम आयरन प्रोटीन का मतलब है कि इसमें हेम ग्रुप एब्सेंट होता है, इसे हम शॉर्ट में NHIP कहते हैं। इनमें हेम ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट ये किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट्स का काम करते हैं। दे वर्क एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट। नेक्स्ट ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज। नेक्स्ट इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें जो आयरन एटम होता है वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होता है। आयरन इज टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड इसका क्या मतलब होता है कि जो आयरन होगा वो सेंटर में होगा, इसके साथ हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे इस तरह से टेट्राहेड्रल मैनर में। राइट, अब क्योंकि आयरन जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है और जो भी मेटल आयन अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए तो वो हाई स्पिन कॉन्फिगरेशन में पाई जाती है, बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो क्योंकि आयरन टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है तो आयरन जो है वो हाई स्पिन कॉन्फिगरेशन में प्रेजेंट होगा। आयरन विल प्रेजेंट इन हाई स्पिन कॉन्फिगरेशन। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करते हैं और ये इसमें जो होता है ये लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है इनका। आयरन सल्फर प्रोटीन्स का लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है और लो रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से ये काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। और ये किस किस फंक्शन में काम करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो होते हैं नॉन हेम आयरन प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करते हैं, प्लांट्स और बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। इनमें जो आयरन होता है वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होते हैं और इसके साथ 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं। क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होते हैं तो ये हाई स्पिन कॉन्फिगरेशन में पाया जाता है। इनका लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसकी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और ये कहाँ काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट आयरन सल्फर प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन्स। अब जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं ना वो हमारे पास 2 तरीके के होते हैं ब्रॉडली, रूब्रेडॉक्सिन एंड फेरेडॉक्सिन। रूब्रेडॉक्सिन एंड फेरेडॉक्सिन। इसको देखो, अगर मैं रूब्रेडॉक्सिन की बात करूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe1S0 से। और जो फेरेडॉक्सिन होते हैं हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। पहला है Fe2S2, दूसरा है Fe3S4 और तीसरा है Fe4S4। तो ये हमारे पास 3 फेरेडॉक्सिन्स होते हैं और ये एक रूब्रेडॉक्सिन होता है। राइट, अगर मैं इसकी अरेंजमेंट को ध्यान से बताऊं तो देखो Fe1 मींस एक आयरन एटम प्रेजेंट होगा, 0 सल्फर का मतलब है इसमें 0 लेबाइल सल्फर प्रेजेंट होंगे। अब लेबाइल सल्फर्स क्या होते हैं? तो देखो लेबाइल सल्फर का मतलब होता है इनऑर्गेनिक सल्फर। और इनऑर्गेनिक सल्फर क्या करता है? ये बहुत ही रिएक्टिव सल्फर होता है, मींस जब भी मैं इसमें मिनरल एसिड डालूंगी तो ये सल्फर जो है वो H2S की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। राइट, और ये लेबाइल सल्फर किसका काम करता है? ये ब्रिज का काम करता है। किसके बीच में? ब्रिज, 2 आयरन एटम्स के बीच में ब्रिज का काम करता है लेबाइल सल्फर। तो अगर इसको ध्यान से देखो, लेबाइल का मतलब होता है रिएक्टिव, मींस जब भी मिनरल एसिड डालोगे H2S बन के निकल जाएगा। और किसका काम करता है? ब्रिज का। राइट, और ब्रिज हमेशा 2 एटम्स के बीच में होता है। अब यहाँ पे सिंगल आयरन एटम है तो कोई ब्रिज नहीं होगा, इस वजह से इसमें 0 लेबाइल सल्फर है। तो अब हमने इससे पहले क्या देखा था कि आयरन तो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होता है। इसका क्या मतलब है? बाकी की पोजीशंस कौन फुलफिल करेगा? बाकी की पोजीशन सल्फर ऑफ सिस्टीन फुलफिल करेगा। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट रूब्रेडॉक्सिन। इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक आयरन एटम है, 0 लेबाइल सल्फर है, बाकी की पोजीशंस कौन फुलफिल करेगा? सल्फर ऑफ सिस्टीन। सिमिलरली हम इसको ध्यान से देखें, इसमें 2 आयरन एटम्स हैं और ये जो 2 सल्फर है ये 2 लेबाइल सल्फर है। बाकी की पोजीशंस कौन फुलफिल करेगा? बिकॉज हर आयरन एटम टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होगा तो बाकी की पोजीशन सल्फर ऑफ सिस्टीन फुलफिल करेगा। सिमिलरली Fe3S4 में 3 आयरन एटम्स होंगे, 4 लेबाइल सल्फर्स होंगे और बाकी की आयरन की पोजीशंस कौन फुलफिल करेगा? वो हमारे पास करेगा सल्फर ऑफ सिस्टीन। सिमिलरली Fe4S4 में 4 आयरन एटम्स होंगे, 4 लेबाइल सल्फर्स होंगे और बाकी की पोजीशन सल्फर ऑफ सिस्टीन जो है वो बाकी की वैलेंसेस फुलफिल करेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसमें आयरन कितने हैं प्लस कितने लेबाइल सल्फर है वो बताता है। क्योंकि लेबाइल सल्फर्स का क्या मतलब होता है? जो ब्रिज का काम करे, मींस जो कि रिएक्टिव हो।
जो कि मिनरल एसिड डालने पे H2S बन के लिबरेट हो जाए, राइट। सो दिस इज द शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ रुब्रोडॉक्सिन एंड फेरेडॉक्सिन। अब इसको ब्रीफ में अच्छे से स्टडी करते हैं कि फेरेडॉक्सिन और रुब्रोडॉक्सिन क्या होते हैं, स्टार्टिंग विद रुब्रोडॉक्सिन क्योंकि सिंपलेस्ट है। रुब्रोडॉक्सिन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, Fe1S0 से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ काम आते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, फाउंड इन एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या काम करता है ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करता है। इसको देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक आयरन है और 0 लेबाइल सल्फर्स हैं, और बाकी की पोजीशंस कौन फुलफिल करेगा, सल्फर ऑफ सिस्टीन। देखो किस तरह से, ये सेंटर में हमने आयरन रखा तो यहाँ पे आयरन टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है, कौन इसकी पोजीशंस ले रहे हैं, 4 पोजीशन, सल्फर ऑफ सिस्टीन। अब यहाँ पे आयरन जो है अगर वो +3 स्टेट में प्रेजेंट होगा तो हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, बिकॉज आयरन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और क्योंकि आयरन टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है तो ये होगा हाई स्पिन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करते हैं, मतलब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से Fe, बाकी सारी पोजीशंस तो सेम रहेंगी, डिफरेंस क्या आएगा, ये जो आयरन है वो +3 से कहाँ जाएगा, +2 में जाएगा, बट अभी भी टेट्राहेड्रल है तो रहेगा तो हाई स्पिन का हाई स्पिन ही। डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि Fe3 का जो साइज होता है वो छोटा होता है, लेकिन Fe2 का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो FeS बॉन्ड डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है रुब्रोडॉक्सिन की, और ये हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो +2 स्टेट में प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट रुब्रोडॉक्सिन। क्या क्या चीजें हमने इसमें स्टडी की हैं कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करता है, और इसमें हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है Fe1S0, मतलब एक आयरन है, कोई लेबाइल सल्फर नहीं है, बाकी की 4 पोजीशंस कौन फुलफिल करे, सल्फर ऑफ सिस्टीन। अगर ये +3 स्टेट में है तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, प्लस और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Fe2 में जाएगा, इसे हम बोलेंगे इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। सब कुछ सेम रहेगा, डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा कि FeS बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि Fe2 का साइज बड़ा होता है। दिस इज ऑल अबाउट रुब्रोडॉक्सिन, इससे आगे और कुछ नहीं करना हमने। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फेरेडॉक्सिन। हमने क्या देखा था, फेरेडॉक्सिन्स भी 3 तरीके के होते हैं, बट सबसे पहले फेरेडॉक्सिन की बात करते हैं विच इज Fe2S2। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास प्लांट प्रोटीन होता है और प्लांट फेरेडॉक्सिन होता है, और किसका काम करता है ये, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करता है, राइट। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो यहाँ पे दिखने से पता लग रहा होगा कि इसमें 2 आयरन होंगे, 2 लेबाइल सल्फर होंगे, बाकी की पोजीशंस कौन लेगा, सल्फर ऑफ सिस्टीन लेगा। लेबाइल सल्फर के बारे में मैंने क्या बोला था कि ये ब्रिज का काम करते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर बनाने की कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2 आयरन है, 2 लेबाइल सल्फर मींस 2 ब्रिज है, इस तरह से ब्रिज का काम करेंगे। अब हर आयरन टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है तो बाकी की 2 पोजीशंस पे सल्फर ऑफ सिस्टीन आ जाएगा क्योंकि हर आयरन की तो हमने 4 वैलेंसेस पूरी करनी है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 बची पोजीशंस पे सल्फर ऑफ सिस्टीन आ जाएगा। अब इसमें जो आयरन है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की बात करूँ, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का मतलब है कि दोनों के दोनों आयरन जो है वो +3 स्टेट में होंगे। अब क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो होंगे तो हाई स्पिन, तो ये हमारे पास बन गई स्ट्रक्चर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ Fe2S2। इस तरह से हम इसको शो करते हैं, 2 लेबाइल सल्फर मींस 2 ब्रिज्ड सल्फर्स, बाकी के सल्फर सल्फर ऑफ सिस्टीन है, राइट। इजी है ना। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम शॉर्ट में Fe3.Fe3 मींस 2 आयरन है, दोनों Fe3 स्टेट में प्रेजेंट है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, एक Fe3 Fe2 बन जाएगा और दूसरे Fe3 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब इसकी हमने बात करनी है, ये हमारे पास है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्योंकि इसमें दोनों आयरन जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म क्योंकि इसमें एक आयरन जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो देखो आयरन 3, इसको ध्यान से देखना, जो आयरन 3 होता है ना वो D5 कॉन्फ़िगरेशन में होता है और जो आयरन 2 होता है वो D6 कॉन्फ़िगरेशन में होता है, बट क्योंकि दोनों टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है तो दोनों हाई स्पिन होंगे, सो दिस विल बी D5 हाई स्पिन, और ये आयरन 3 भी जो होगा ये भी D5 हाई स्पिन होगा, और ये जो आयरन 2 है ये D6 हाई स्पिन होगा, और ये जो आयरन 2 है ये D5 हाई स्पिन होगा। देखो हाई स्पिन तो रहेगा ही क्योंकि हर कोई टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो अगर Fe3 है तो D5, Fe6 है, Fe2 है तो D6, राइट। अब हमें क्या चीज देखनी है, देखो अब हमें ये चेक करना है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म क्या ये ESR एक्टिव है या नहीं है, क्या ये ESR एक्टिव है या नहीं है। ESR एक्टिव वही स्पीशीज होती हैं जिसमें स्पिन ओवरऑल नॉन जीरो आए, वो ESR एक्टिव होती है। अगर स्पिन जीरो आ जाए तो वो ESR एक्टिव होती है, ESR इनएक्टिव होती है।
देखो ESR होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, अगर स्पिन ही जीरो है तो वो ESR इनएक्टिव होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक्टिव होने के लिए स्पिन जो होती है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अब हमें यही चेक करना है कि इसके रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जो स्पिन आ रही है वो जीरो आ रही है या नॉन जीरो आ रही है। इसको हम किस तरह से चेक करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है D5, D5 का मतलब है 1 2 3 4 5, राइट। अब यहाँ पे भी हमारे पास D5 है, इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं D5। ओवरऑल मुझे स्पिन कैलकुलेट करनी है इस वाले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की। किस तरह से हम देखेंगे, तो देखो इन दोनों की ना एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो जाती है, ये इसका स्पिन इससे कैंसिल हो जाएगी, इसकी स्पिन इससे, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे स्पिन कैंसिल होकर ओवरऑल एस जो होगा वो जीरो आ जाएगा। इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी स्पिन जो है वो +5/2 है, क्योंकि 5 है सारे अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसकी स्पिन टोटल जो है वो -5/2 है, तो ओवरऑल स्पिन हो जाएगी जीरो। और अगर हमारे पास ओवरऑल स्पिन जीरो हो गई, इसका मतलब ये ESR जो होगा वो इनएक्टिव होगा। तो हमें क्या पता चला कि Fe2S2 के जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो ESR इनएक्टिव है, क्योंकि इसकी ओवरऑल स्पिन जीरो आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं Fe2S2 की रिड्यूस्ड फॉर्म की, तो देखो इसको कैसे चेक करोगे, इसमें एक D6 है एक D5 है। D6 को हम इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। D5 क्या होते हैं 1 2 3 4 5। अब इसको देखो, ये तो आपस में स्पिन कैंसिल हो ही रही है, इसकी स्पिन इससे कैंसिल हो रही है, इसकी इससे हो रही है, इसकी इससे और इसकी इससे, तो एक हमारे पास स्पिन बच गई, तो ओवरऑल स्पिन नॉन जीरो आई, तो इस वजह से इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हमारे पास आएगी ESR एक्टिव। तो हमें ना हर एक केस में यही चेक करना है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म ESR एक्टिव आती है इनएक्टिव आती है, उसको चेक करने का तरीका बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, स्पिन्स ड्रॉ कर लो और उनकी कपलिंग करा दो। कपलिंग कराने के बाद अगर स्पिन जीरो आ रही है तो ESR इनएक्टिव है, अगर स्पिन नॉन जीरो आ रही है तो ESR एक्टिव है। यही हमने हर एक केस में करना है, राइट। सो ये हमारे पास केस आता है Fe2S2 का। नेक्स्ट केस की बात करते हैं विच इज Fe3S4। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये भी प्लांट फेरोडॉक्सिन है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। अब क्या होगा, इसमें हमारे पास 3 आयरन एटम्स प्रेजेंट है, 4 लेबाइल सल्फर्स हैं, बाकी की पोजीशन सल्फर ऑफ सिस्टीन फुलफिल करेगा, ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्यूबेन स्ट्रक्चर होती है, बट उसका एक कॉर्नर रिमूव होता है, क्यूबेन स्ट्रक्चर विद 1 कॉर्नर रिमूव्ड, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो देखो किस तरह से होती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। करना क्या, एक क्यूब ड्रॉ करना है और उसका एक कॉर्नर रिमूव करना है। ये क्यूब ड्रॉ किया, अब इसका मैं ये वाला कॉर्नर रिमूव कर रही हूँ, देखो किस तरह से, ये एक कॉर्नर रिमूव कर दिया हमने, इस तरह से एक कॉर्नर रिमूव कर दिया। और क्या करना है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे हमें क्या लगाना है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आयरन और सल्फर लगाना है। अगर मैंने यहाँ पे Fe लगाया, यहाँ पे सल्फर आएगा, यहाँ पे आयरन आएगा, यहाँ पे सल्फर आएगा, यहाँ पे आयरन है तो यहाँ पे सल्फर आएगा, यहाँ पे आयरन आएगा और यहाँ पे सल्फर आएगा। तो इसको ध्यान से देखो, हो गया ना, ये 3 आयरन और 4 लेबाइल सल्फर। लेबाइल सल्फर मींस जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो ये हो गया Fe3S4। बट यहाँ पे अगर हम आयरन को देखें तो हर आयरन की 3 पोजीशन से फुलफिल है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के लिए 4th पोजीशन सल्फर ऑफ सिस्टीन लेगा। सिमिलरली इस आयरन की भी 3 पोजीशन फुलफिल्ड है, 4th पोजीशन सल्फर ऑफ सिस्टीन लेगा। इसकी भी 3 पोजीशन फुलफिल्ड है, तो चौथी पोजीशन सल्फर ऑफ सिस्टीन लेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये लेगा सल्फर ऑफ सिस्टीन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका आ गया, Fe3S4 का। कैसा, क्यूबेन स्ट्रक्चर है विद 1 कॉर्नर रिमूव्ड, मतलब एक कॉर्नर हमने रिमूव कर दिया और ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आयरन और सल्फर लगा दिया। ये जो 4 सल्फर्स है लेबाइल सल्फर है, दिख रहा है ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, और ये बाकी के जो सल्फर ऑफ सिस्टीन है ये हमारे पास इस तरह से 4th पोजीशन पे आयरन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो अगर मैं इसमें बोलूँ तो इसमें 3 आयरन है, 4 लेबाइल सल्फर्स है और 3 जो है वो सल्फर ऑफ सिस्टीन है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म की। तो देखो ये जो Fe3S4 है, इसमें जो तीनों आयरन है Fe3 ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में तीनों +3 की फॉर्म में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे। दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक आयरन 3 जो है वो आयरन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी के आयरन 3 ही रहेंगे इस तरह से। तो ये क्या होगी, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। देखो ध्यान से,
Fe3S4 में 3 आयरन है और तीनों जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। रिड्यूस्ड फॉर्म में, अब क्योंकि हमने ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं ना, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे एक Fe3 Fe2 में कन्वर्ट हो गया, बाकी के दोनों एज इट इज पड़े रहे। तो हमने क्या देखा, ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म ESR एक्टिव है या नहीं है। इसको हम किस तरह से चेक करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ पे Fe3 जो है ये D5 में होगा, और क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो हाई स्पिन होगा। ये Fe3 भी D5 हाई स्पिन होगा, ये Fe3 भी D5 हाई स्पिन होगा। हमें क्या देखना है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ESR एक्टिव है या नहीं है। तो इसको मैं इस तरह से शो करूंगी, दिस इज D5। इस D5 को मैंने इस तरह से शो किया 1 2 3 4 5, ताकि ये दोनों आपस में कपल कर ले। ये D5 इस तरह से पड़ा रहेगा क्योंकि इसके साथ कपल करने के लिए कोई नहीं है। ये जब ये दोनों आपस में कपल करेंगे तो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगी, ये स्पिन आपस में कैंसिल होकर ओवरऑल स्पिन 0 देगी। बट इसकी स्पिन जो है वो कितनी है, 5/2 है, क्योंकि किसी के साथ कपल नहीं कर रहा। तो ओवरऑल स्पिन हमारे पास आई 5/2। ओवरऑल स्पिन इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज ESR एक्टिव। सो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आ गई ESR एक्टिव। रीजन क्या है कि इन दोनों की एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगी, ये अकेला रह गया। राइट, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो Fe2 है वो D6 हाई स्पिन होगा, Fe3 D5 हाई स्पिन होगा, और Fe3 ये वाला भी D5 हाई स्पिन होगा। इसको देखो, इसको मैंने ऐसे शो किया 1 2 3 4 5 और ये 6th, इसमें D5 1 2 3 4 5, इसमें D5 1 2 3 4 5। ये दोनों तो आपस में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर लेंगे, इनकी स्पिन आपस में कैंसिल होके स्पिन ओवरऑल 0 देगी। अब बच गई ये, इसमें क्या होगा, इन दोनों की स्पिन कैंसिल हो रही है, इसकी स्पिन जो आएगी वो आएगी 4/2, तो जो होगी हमें देगा 2। इसमें स्पिन 2 आ रही है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये भी जो होगी ESR एक्टिव होगी। तो Fe3S4 की ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों क्या आई है, ESR एक्टिव आई है। हमने इन दोनों की जो है वो स्पिन्स ड्रॉ करके देख ली। किस तरह से, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक Fe3 Fe2 में कन्वर्ट हुआ, बाकी एज इट इज रहा। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट Fe3S4। नेक्स्ट और लास्ट हम अपने आयरन सल्फर प्रोटीन की बात करते हैं, विच इज Fe4S4। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है क्यूबेन स्ट्रक्चर। क्यूबेन स्ट्रक्चर मीन्स हमें कंप्लीट क्यूब बनाना है जिसके ऑल्टरनेट पोजीशंस पे हमें आयरन और सल्फर रखना है। अब इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें 4 आयरन होंगे, 4 लेबाइल सल्फर होंगे, और बाकी की पोजीशंस पे सल्फर ऑफ सिस्टीन लगे होंगे। राइट, अब देखो इसको ध्यान से, स्ट्रक्चर किस तरह से बनाने है, पूरा क्यूब बनाना है हमने। इस तरह से हमने क्यूब बनाया, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आयरन रख दो और सल्फर रख दो, आयरन सल्फर, यहाँ पे आएगा सल्फर आयरन, ये हो गए हमारे पास Fe4। और ये 4 जो लेबाइल सल्फर है जो ब्रिज का काम कर रहे हैं वो ये 4 लेबाइल सल्फर होंगे। बाकी अगर आयरन को देखें तो 3 तो लेंसेज फुल है, 4th पे सल्फर ऑफ सिस्टीन लगा होगा, इसमें भी 3 इसकी फुल हैं, तो यहाँ पे सल्फर ऑफ सिस्टीन लगा होगा, इसमें भी हमारे पास 3 फुल है, 4th टेट्राहेड्रल पोजीशन पे सल्फर ऑफ सिस्टीन होगा, तो इसमें 3 सल्फर ऑफ सिस्टीन आए। राइट, और 4th यहाँ पे आएगा, सॉरी सल्फर ऑफ सिस्टीन, क्योंकि इसकी भी 4th पोजीशन यहाँ पे आएगी। तो इसमें टोटल 4 सल्फर ऑफ सिस्टीन है, 4 आयरन है, 4 लेबाइल सल्फर है। ये इसकी Fe4S4 की स्ट्रक्चर है। अब हम इसके ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म की बात करें तो इसमें बस एक बात ध्यान में रखनी है कि इस Fe4S4 की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमारे पास 2 आयरन तो +3 स्टेट में है और 2 आयरन +2 स्टेट में है। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में 2 +3 में है और 2 +2 में है। देखो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Fe4S4 की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में 2 आयरन तो है +3, 2 आयरन है +2। अब इसमें जो ये हमारे पास है, सॉरी 2 आयरन है +3, 2 आयरन है +2, हाँ ठीक है, ये है इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बनाने के लिए सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा, इसमें एक आयरन जो 3 था वो एक आयरन 2 बन गया, और एक आयरन 3 बच गया, और 3 आयरन 2 बन गए। राइट ना, इसको ध्यान से देखो, इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में 2 आयरन 3 में थे और 2 आयरन 2 में थे। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक आयरन 3 बचेगा और एक आयरन 3 आयरन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 आयरन 2 बच गए। राइट, तो ये हमारे पास होते हैं इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। अब हमें चेक करना है इसकी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म ESR एक्टिव है या इनएक्टिव है। उसके लिए देखो, इसको हमने क्या लिखा, 2 Fe3 है यानी कि Fe
Fe3 होते हैं D5, तो दो तो D5 हाई स्पिन है, दो Fe2 है, मींस दो जो है हमारे पास D6 हाई स्पिन है। हाई स्पिन हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ये हमने इसके बारे में लिख दिया। अब इसको स्टडी करते हैं। D6 का मतलब है 1 2 3 4 5, इस तरह से। इसमें D5 की स्पिन इस तरह से शो कर देंगे ताकि हम एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग शो करें। D6 हाई स्पिन का मतलब है 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 और 6। अब ये देखो, इन दोनों के आपस में कपलिंग होगी, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से स्पिन कैंसिल होकर 0 स्पिन देगी ओवरऑल। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों तो वैसे आपस में कपल हुए हैं, और ये आपस में कपल होने के बाद जो है ओवरऑल स्पिन हमें 0 देगी। तो ओवरऑल स्पिन क्या होगी हमारे पास इसकी, 0। स्पिन 0 का मतलब होता है ESR इनएक्टिव। कौन सी फॉर्म ESR इनएक्टिव आई, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ Fe4H4 ESR इनएक्टिव आई। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें 2 आयरन 3 होते हैं, 2 आयरन 2 होते हैं, यानी कि 2 आयरन 3 का मतलब है 2 D5, 2 आयरन 2 का मतलब है 2 D6, और उसके बाद हमने क्या करा दी, दोनों की एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करा दी, मींस स्पिन्स को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म की। रिड्यूस्ड फॉर्म में एक तो आयरन 3 है, मींस एक D5 हाई स्पिन होगा, 3 Fe2 है, मींस 3 D6 होंगे, D6 हाई स्पिन, D6 हाई स्पिन और D6 हाई स्पिन। अब इसको देखते हैं किस तरह से किसके साथ कपलिंग होगी। तो D5 को हमने इस तरह से बनाया 1 2 3 4 5, और इस D6 का मतलब है 1 2, इसको एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग को शो करने के लिए 1 2 3 4 5, और दिस विल बी 6। तो हमने, और इसमें D6 हमने 1 2 3 4 5 6, और इसकी हमने शो कर दी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग देखो किस तरह से होगी। सबसे पहले इन दो की देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, और ये आपस में, ये जो 4 इनके स्पिन हैं वो इन 4 के साथ कपल होगी, इसमें स्पिन आई हाफ। इसकी बात करते हैं तो इसमें ये दोनों तो आपस में कैंसिल है, और ये भी आपस में कैंसिल है, और ये जो 4 बच गई वो किसके साथ कपल हो रही है, इन 4 के साथ कपल होके ये ओवरऑल स्पिन दे रही है 0। तो टोटल क्या हो गया हमारे पास, ओवरऑल स्पिन आई हाफ, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मींस ये जो रिड्यूस फॉर्म है ये हमारे पास है ESR एक्टिव। तो ये हमारे पास क्या आई, जो रिड्यूस्ड फॉर्म है किसकी, Fe4H4 की, वो आई ESR एक्टिव, बट जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो आई ESR इनएक्टिव। हमने किस तरह से देखना है, इसमें एक आयरन 3 है, 3 आयरन 2 है, तो एक आयरन 3 लिखा, 3 आयरन 2 लिखे, और इन सबकी स्पिन्स ड्रॉ करके ना इनको आपस में एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल करना है, मींस इनके स्पिन्स को आपस में ना जितना कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करना है। देन और ओवरऑल हमने लिखना है कि ओवरऑल हमारे पास कितनी स्पिन आई, अगर नॉन जीरो आ रही है तो ESR एक्टिव, 0 आ रही है तो ESR इनएक्टिव, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फेरेडॉक्सिन। एक छोटा सा पॉइंट रहता है, उसे हम बोलते हैं रिस्की प्रोटीन। रिस्की प्रोटीन, जिस तरह से हमने Fe2S2 देखा था ना, उसी तरह से इसके स्ट्रक्चर होती हैं। 2 आयरन होते हैं, 2 लेबाइल सल्फर होते हैं जो ब्रिज का काम करते हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है वो सल्फर ऑफ सिस्टीन फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो नाइट्रोजन ऑफ हिस्टीडीन, इसकी वैलेंसी जो है टेट्राहेड्रल पोजीशन नाइट्रोजन ऑफ हिस्टीडीन फुलफिल कर रहा है। दोनों आयरन 3 पोजीशन में प्रेजेंट है, मींस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो इस प्रोटीन को हम बोलते हैं रिस्की प्रोटीन। स्पेशल नाम है, पता होना चाहिए, Fe2S2 का है, बट यहाँ पे हमारे पास सल्फर ऑफ सिस्टीन की जगह 2 पोजीशंस पे क्या है, नाइट्रोजन ऑफ हिस्टीडीन। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स विच इज आयरन सल्फर प्रोटीन। हमने सारा स्टडी कर लिया कि फेरेडॉक्सिन क्या होते हैं, रूब्रोडॉक्सिन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर्स, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, ESR एक्टिव, ESR इनएक्टिव, हमने सब कुछ स्टडी कर लिया, इससे बाहर और कुछ नहीं करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।